दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीसी पीटी के लिए हम आज पाचन क्रिया पर चर्चा करेंगे। हम सारे सेक्शन जो है, जैसा कि आप सबको बताया है कि 105 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए तैयारी चल रही है, सारी तैयारी चल रही है। आप लोग घबराइए मत, प्रश्न रहेंगे और हम पूरा उस पर काम कर रहे हैं। आप लोगों को चिंता नहीं करना है, बस जो दे रहे हैं उसको बार बार पढ़िए, इसको देखिएगा, रिजल्ट होना है। क्योंकि हम स्वयं गंभीर इसलिए है कि 68 का रिजल्ट आया है। बहुत कम लोगों का पीटी हुआ था और जिसका परिणाम जो है, क्योंकि पीटी तो हम तो मेंसे का बैच चलाते हैं, पीटी का अगर व्यवस्थित बैच चलाए, इस बार हम चला रहे हैं, तो इस बार 70 में देखिएगा बड़ी पीटी होगा, बहुत अधिक पीटी होगा। तो अब डिस्कशन कर रहे हैं और हम पीटी के लेकर हम बहुत सीरियस है, इसलिए सब लोगों का पीटी हो जाएगा। आइए हम चर्चा करते हैं। अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए, 2000 इसका चार्ज है। आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं। मानव और पाचन जो है हम लोग देखते हैं, बस आपको ध्यान रखना है। पाचन किसे कहते हैं, सबसे पहले यह जानिए। जो खाद्य पदार्थ होता है, वह जो भी हम चावल अनाज खाते हैं, जटिल खाद्य पदार्थ को पाचन के दौरान क्या होता है, उसका विखंडन होता है, टूटता है। इसी प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। जो हम लोग भोजन करते हैं वह पाचन क्रिया के दौरान क्या होता है, उसका विखंडन होता है, शरीर में टूटता है, महीन महीन हो जाता है, वही पाचन प्रक्रिया है। और इस पाचन क्रिया जो है कहाँ होता है, आहार नाल में होता है। मनुष्य शरीर में आहार आहार नाल में होता है, आपको याद रखना है। और आहार नाल के कितने भाग है, एक मुख गुहा है, गर्शिका है, अमाशय है, छोटी आंत है और बृहद तांत्र है, यानी बड़ी आंत है। यह स्थिति है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और पाचक रस का क्या होता है, पाचक रस का स्राव कौन करता है, पाचक रस का स्राव जो है लार ग्रंथि करता है, एक्रीत करता है, अग्नाशय करता है। 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन पाचक ग्रंथ का स्राव करता है। अब देखिएगा, लार, यकृत, अग्नाशय नहीं जानेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो आहार को शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। जो हम लोग भोजन को ले जाते हैं अंदर में, वह क्या होता है, मुख द्वारा होता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। जीभ पर क्या होती है, जीभ पर क्या है, जिसे स्वाद का पता चलता है, तो जीभ पर श्वेत कलिकाएं होती है। क्या होती है, स्वाद कलिकाएं। ऐसी देखते हैं छोटा छोटा जो है बूंदा, वो स्वाद कलिकाएं है, और उसी स्वाद कलिकाएं से हम लोग स्वाद का अनुभव करते हैं। अब देखिए, जीभ का आगे का भाग जो है मीठा पता चलता है, जो देखो आगे का भाग वो मीठा का पता चलता है। जीभ के पीछे का भाग जो है, सबसे पीछे का भाग जो है तीखा तीखा, और दोनों बगल के भाग जो है खट्टा का अनुभव करता है। यानी जो सबसे पीछे होगा वो तीखा, सबसे आगे मीठा, और दोनों भाग खट्टा का अनुभव जो है कराता है। जीभ का कार्य क्या है, स्वाद बताना। हमको स्वाद पता चलता है जीभ से, बोलने में सहायता करना, भोजन निकलना, और भोजन को लार में जो है मिलाने का काम करता है। जीभ जो है भोजन को लार में मिलाने का काम भी करता है। और आहार नल का सबसे चौड़ा भाग क्या है, आमाशय। आ जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि आहार नल का सबसे चौड़ा भाग कौन है, विस्तृत भाग। तो स्थिति में आहार नल जो है आप लगाएंगे, तो यह स्थिति है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आहार नल कहाँ खुलता है, छोटी आंत में। कहाँ खुलता है, आहार नल छोटी आंत में खुलता है। और किसके सतह से, इलेरुमल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्राव होता है, अमाशय से। अमाशय से ही, अमाशय के सतह से इलेरुमल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस का स्राव होता है। अमाशय से ही, अमाशय के सतह से ही। पाचक रस, जिसे जठर रस भी कहते हैं, का काम क्या है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करना। प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करना पाचक रस का मुख्य काम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जैसा कि जानते होंगे, यह भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसा कि आप जानते हैं किसके सतह से, अमाशय के सतह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इलेरुमल और पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस का स्राव होता है, उसके बाद जो है पाचक रस में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इस HCl, और यह HCl क्या करता है, जो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु है उसको क्या करता है, नष्ट करता है। अब भोजन को अम्लीय बना देता है, अम्लीय बना देता है, यह ध्यान रखना है। उसके बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त रस का स्राव कौन करता है, यकृत। यकृत ही जो है पित्त रस का स्राव करता है। और पित्त रस का क्या काम है यह जानना है। यह वसा के पाचन में सहायता करता है, जो फैट है उसके पाचन में सहायता करता है पित्त रस। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को सरल में परिवर्तित करता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक रस जो है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को सरल पदार्थों में विघटित करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और वसा जो है अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और वसा जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में, जो पाचन जब होता है, पाचन के बाद प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। पाचन की पूर्ण क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। यही भोजन का अवशोषण होता है। अब बड़ी आंत का क्या काम है, सब एक एक करके देख रहे हैं। बड़ी आंत का काम है जल और लवणों का अवशोषण करना, और यहीं से अपचयित पदार्थ जो है मलाशय में जाता है। अवशोषण के बाद जो है मलाशय में जाता है और फिर जो है बाहर जो है निकलता है। घास में प्रचुरता क्या होती है, सेलुलोज की। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। घास में क्या होती है, सेलुलोज, और जो कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आरंभ होता है अमाशय में। यह स्थिति है, याद रखिएगा, इसे ही जो है ध्यान रखिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद गाय, भैंस, हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु क्या कहलाता है, रामंथी। ऑप्शन दे देगा, गाय, भैंस और हिरण क्या कहलाता है, रूमिनेंट। पूर्णतः एनसीईआरटी है। अमीबा एक कोषीय जलीय जंतु है, इसका पाचन होता है खाद्यधानी में। अमीबा क्या है, एक कोषीय जलीय जंतु है, इसका पाचन खाद्यधानी में होता है। क्षुद्रांत जो है छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिसको हम रंसांकुर या दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन को जो है भोजन का होता है अवशोषण। ग्लूकोज जो है का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से होता है। ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से होता है जल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और इससे ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज जो विघटित होता है तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऊर्जा मुक्त होता है। अब हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर वाला में देख लेते हैं। एनसीईआरटी पूर्णतः एनसीईआरटी है और बहुत व्यापक बनाए जा रहे हैं, अभी सब तैयारी हो रहा है। थर्मामीटर जो है, डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या भरा रहता है, पारा। डॉक्टरी थर्मामीटर कितना सेल्सियस का तापमान कर सकता है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। डॉक्टरी थर्मामीटर होता है बुखार नापने वाला, वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान माप सकता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, चालन के द्वारा। द्रव और गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन द्वारा होता है। सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होता है विकिरण के रूप में या लघु तरंग विकिरण के रूप में। लघु तरंग इसको हम पढ़ेंगे आगे चल के ज्योग्राफी में, लघु तरंग विकिरण के रूप में। और पृथ्वी से जो विकिरण होता है दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में। इसको हम लोग आगे जो है व्यापक स्तर पर पढ़ेंगे, इसमें जो है चिंता करने की बात नहीं है। अब हम जो है हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा गहरे रंग की वस्तु होती है उसमें विकिरण का अच्छा अवशोषण। जो गहरे रंग की वस्तु होगा, काला जो होगा,
वह क्या होगा, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। गहरे वस्तु, गहरे रंग की या काला, काला तो सारे ऊष्मा को अवशोषित करता है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि गर्म रखता है। ऊन जो ऊष्मारोधी है, इसके रेशे के बीच वायु फंसी रहती है। ऊन क्या है, ऊष्मारोधी है, और इस रेशे के बीच जो है वायु फंसी रहती है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे जल से बर्फ बनना, जल से वाष्प बनना, तौलिया में पानी का सूख जाना, कागज के टुकड़ों को फाड़ना, बादलों का बनना, मोमबत्ती पिघलना, क्रिस्टलीकरण, उधरपातन, ये जो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन में देखेंगे ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक में नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक में नया पदार्थ बनता है, लेकिन भौतिक में गुण परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कोयला या लकड़ी का जलना, कोयला लकड़ी को जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, भोजन का पचना, अंगूरों का किण्वन, अंगूरों का जो फर्मेंटेशन होता है वह, प्लास्टिक बनना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। उसके बाद पटाखों का विस्फोट, लोहे में जंग लगना, फलों का पकना, औषधि का बनना, अपमार्जक बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। याद रखिएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण होना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसी पदार्थ का जलना किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, ऑक्सीजन एवं जल। जब तक ऑक्सीजन एवं जल नहीं होगा, नमी नहीं होगा, जलवाष्प नहीं होगा, तब तक लोहे में जंग नहीं लगेगा। स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है वो कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज और लोहा का जो है मिश्रण होता है। कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज और लोहा का सम्मिश्रण होता है, यही याद रखिएगा। कुछ पदार्थों को किसके द्वारा उनको विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं, क्रिस्टलीकरण के द्वारा कुछ पदार्थों को शुद्ध अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन सी घटना होती है, इसको जानना जरूरी है। रासायनिक परिवर्तन में देखेंगे क्या क्या होता है। उष्मा प्रकाश उत्पन्न होता है, या फटाका होगा, आग जलेगा, लकड़ी जलेगा तो उष्मा उत्पन्न होगा। ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, ये जो रासायनिक परिवर्तन में होता है। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, शोषण। शोषण के समय ही ऊर्जा मुक्त होती है। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शोषण की जरूरत होती है, और शोषण के समय ही ऊर्जा जो है विमुक्त होता है। निमुक्त नहीं होगा, यहाँ विमुक्त होगा, विमुक्त होता है, यही याद रखिएगा। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके विखंडित हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। ग्लूकोज का विखंडन बतावे कि यह जल, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जो है विखंडन होता है वायवीय शोषण में, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन अवायवीय शोषण में होता है। जैसे ईस्ट में, इसमें ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल में विखंडित हो जाती है। वायवीय शोषण में ग्लूकोज जो है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा भी मुक्त होगा। अवायवीय शोषण में जो है ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल में विघटित हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेज दौड़ने, कई घंटों तक टहलने पर शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में शरीर की कोशिका अवायवीय शोषण करती है। क्या करती है, कौन सी कोशिका है, पेशी कोशिका। पेशी कोशिका अवायवीय शोषण द्वारा क्या निर्मित करती है, ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। पेशी कोशिका ग्लूकोज से क्या निर्मित करती है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। रक्त क्या है या क्या कार्य है, रक्त जो है तरल पदार्थ या द्रव है, इसके कई कार्य है रक्त का। यह क्या करता है, यह जो है
पाचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों में, ये भोजन जो है पचा हुआ भोजन को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त के शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए परिवहन करता है। उसके बाद रक्त जो है ताप का भी नियंत्रण करता है। रक्त में कई प्रकार की कोशिका होती है, जिसमें एक लाल रक्त कोशिका होता है आरबीसी, इसमें लाल वर्णक होता है जिसमें जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण भी रक्त का रंग जो है लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों और विभिन्न कोशिकाओं तक परिवहन करता है। एक होता है WBC श्वेत कोशिका, ये कोशिका रोगाणुओं को नष्ट करती है। जो WBC होता है श्वेत, जो रोगाणुओं को नष्ट करता है। एक होता है प्लेट्स, यह रक्त का थक्का बनाता है। क्या करता है, ये रक्त का थक्का बनाता है। कोई व्यस्त व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन सांस लेता है 15 से 18 बार, और व्यायाम के समय 25 बार सांस लेता है। अंतःश्वासित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं श्वास, उसमें ऑक्सीजन का अनुपात 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 2.4% होता है। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, फेफड़ों में होती है। कहाँ होती है, फेफड़ों में, याद रखिएगा। विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग जो है, कॉकरोच में देखेंगे श्वसन अंग शरीर के पार्श्व भाग में छोटी छिद्र श्वास रंध्र होता है। शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी से जो है श्वसन होता है कॉकरोच में। उसके बाद जो है कीट का श्वसन अंग जो होता है श्वास नली होता है। क्या होता है, श्वास प्रणाली वातक होता है। केचुआ का तोता होता है। मेढक का त्वचा फेफड़ा दोनों होता है। मछली का क्लोम या गील होता है। श्वास के जो है अंग, अपादप का मूल और रंध्र होता है। इसके माध्यम से, रंध्र के माध्यम जो छिद्र होता है पत्ती पर, उसी के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान। मूल भी होता है जल। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। धमनियां, जो समनिया होता है वह हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है, और शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय में लाता है। और शरीर के सभी भागों से ऑक्सीजन जो है हृदय में लाने का काम करता है सीरा, दोनों परिवहन का काम करता है। स्वस्थ व्यक्ति का नाड़ी स्पंदन दर होती है 70 से 80 स्पंदन जो है प्रति मिनट। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 70 से 80 बार श्वास लेता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप का कार्य करता है हृदय। और हृदय स्पंदन धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ध्वनि का अध्ययन करता है। रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे। जिस जंतु में रक्त नहीं होता है वह स्पंज है, हाइड्रा है। रक्त को छानने का काम करता है ब्रीक में ही मूत्र बनता है। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 18 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है, और 2.5% अन्य अपशिष्ट जो है होते हैं। यूरिया यानी नाइट्रोजन। और रक्त को छानने की कृत्रिम विधि को डायलिसिस, अपोहन कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। तो यह स्थिति है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी लास्ट है इसको, अब इसी तरीके से पढ़ना है। अब जंतु है और अपशिष्ट है। मानव का अपशिष्ट जो है यूरिया होता है। पक्षी, छिपकली, सर्प का जो अपशिष्ट होगा वह सेमी सॉलिड होता है। मछली का अपशिष्ट अमोनिया होता है। पादप जो है वाष्पोत्सर्जन उसका अपशिष्ट होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है, कि जो करता क्या है, चूषण बल मृदा से जल तने और पत्तियों में पहुंचाता है। मृदा से जल, चूषण बल जो है वाष्पोत्सर्जन, पौधे के वाष्प उत्सर्जन के दौरान एक चूषण बल निर्मित होता है, जो मृदा से जल तना पत्तियों तक पहुंचाने का काम जो चूषण बल करता है। पौधे के जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण किसके द्वारा होता है, ओस्मोसिस प्राशन के द्वारा। पत्तियों के रंध्र खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, पराशन पर निर्भर करता है, ओस्मोसिस पे।
वाष्पोत्सर्जन पर जो है बंद होना प्राशन पर निर्भर करता है। तो इसको आप लोग याद कीजिएगा। अब हम फिर आगे चर्चा करेंगे।